स्वागत आस्था कौशिक। 2024 के आम चुनाव की चुनावी बिसात बीत चुकी है और कल प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी एक तरह से चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। पहली चुनावी रैली करने जा रहे हैं। धरा है मेरठ की। मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी रैली होने जा रही है और दूसरी तरफ जयंत चौधरी यानी आरएलडी का बीजेपी के साथ आ जाना, एनडीए में शामिल होने के बाद विपक्ष की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 सीटों पर पड़ना तय माना जा रहा है। और उसके साथ साथ क्रांति धरा मेरठ से जब प्रधानमंत्री भरेंगे हुंकार, क्योंकि नारा बीजेपी लेकर चल रही है अब की बार 400 पार। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम से लेकर पूरब तक माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का फैक्टर भी इस चुनाव में साफ नजर आ रहा है। तो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अहम लोकसभा सीट मुजफ्फरनगर से होगी इसी पर महाबहस। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का मिशन जय हो। मेरठ में मोदी का मेगा शो। नौजवान भी बोल रहा है, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, महिलाएं भी बोल रही हैं, शहर वाले भी बोल रहे हैं, किसान भी बोल रहा है, मजदूर भी बोल रहा है। अब की बार 400 पार। अब की बार मोदी संग जयंत। जाटलैंड में विपक्ष खंड खंड। आपका एक वोट जब गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर में महीनों कर्फ्यू लगता था। आपका एक वोट सही हाथों में गया तो मुजफ्फरनगर अब कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा के लिए जाना चाहता है। क्रांति धरा से मोदी भरेंगे हुंकार, टारगेट 400 पार। कि ये वो सरकार है जिसने धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को देश में सबसे बड़ा गौरव और सम्मान भारत रत्न देने का काम किया। एक सवाल उठता है, इससे पहले सरकारों ने क्यों नहीं किया? मेरठ से चुनावी ललकार, माफिया फ्री यूपी इस बार। जिस तरह के घटनाक्रम में मुख्तार अंसारी को खत्म किया गया, रास्ते से हटाया गया, समय आएगा तो आप देखिएगा पूरी तरह से हमारे पास पुख्ता सबूत है। देखिए, मुख्तार अंसारी अगर 20 वर्षों से जेल में थे तो लंबे समय से जेल में रहने का कारण क्या था? वो कोई दयालु सज्जन नहीं थे, वो एक डॉन माफिया का टैग था। और चर्चा के लिए हमारे साथ मुजफ्फरनगर से गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। तमाम जनता मुजफ्फरनगर की यहाँ पर मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे सभी मेहमानों का। और ये तालियां मुजफ्फरनगर की जनता के लिए भी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद त्यागी जी हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ऋषिराज राही जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। और बस अब से चंद पलों में हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए भी उनके प्रवक्ता पहुंचेंगे और बसपा के भी नेता हमारे बीच में आएंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्रमोद त्यागी जी, आपसे यही सवाल। कल प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, एक तरीके से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी रैली है, चुनावी रैली है। माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 सीटों पर इसका असर पड़ेगा। और इस बार तो जयंत चौधरी यानी आरएलडी भी आपके साथ में नहीं है। इसे लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट ही नहीं, सुपर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, क्योंकि 400 पार की बात हो रही है। प्रमोद त्यागी जी। आस्था जी, मुझे लगता है आप भी थोड़ा भ्रम में हैं और जो आपने अपने विचार रखे मैं उनसे पूरी तरह असहमत हूँ। केवल मोदी जी की कल रैली नहीं हो रही, कल इंडिया गठबंधन की भी राजधानी में रैली हो रही है। शायद आप भूल गई हैं, आपको उसका भी ध्यान रखना चाहिए। राहुल गांधी आएंगे उसमें?
ये तो आने के बाद पता लगेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन की रैली है। अब कौन आ रहा है नहीं आ रहा है ये आपको जानकारी ज्यादा है। ये मुझे जानकारी है कि इंडिया गठबंधन की कल दिल्ली में रैली होने जा रही है। जहां तक कितने सीट पर प्रभाव पड़ेगा, चौधरी जयंत सिंह जी हमसे अलग हो गए, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी हमें चिंता नहीं है, जनता हमारे साथ है। लेकिन का कोई आधार भी है ना, ये तो चुनावी भाषण की तरह लगा कि जनता हमारे साथ है। वो भी यही कह रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं। आधार है तभी तो मैं कह रहा हूं। अगर आप आधार सुनना चाहेंगे तो मैं चौधरी जयंत सिंह जी चौधरी चरण सिंह जी के पौत्र हैं, जो वास्तव में इस देश के सबसे बड़े किसान नेता थे और जीवन पर्यंत उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। आज क्या है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम गन्ने का भाव है। उत्तर प्रदेश में क्या देश में यूरिया 10 किलो वजन घटा दिया, दाम उतने ही हैं। एनपीके, डीएपी, कीटनाशक दवाइयां, न्यूनतम मजदूरी तय किया था देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 800 किसान शहीद हुए थे दिल्ली में। प्रधानमंत्री जी ने तीनों काले कानून वापस लिए थे और घोषणा की थी कि न्यूनतम भाव मैं दूंगा 2 महीने के अंदर। कहां है वो किसान जो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, किसान जो चौधरी चरण सिंह के सपनों का लोग हैं। आज भारत रत्न भी मिला है, अच्छी बात है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न 9.5 साल बाद मोदी जी ने दिया। प्रधानमंत्री, लेकिन उससे पूर्व तो किसी सरकार ने नहीं सोचा ना। अटल जी भी रहे हैं 6 साल प्रधानमंत्री, याद है आपके? नहीं, आपके कांग्रेस की सरकार के हम हिस्सेदार नहीं थे। हाँ, परोक्ष रूप से हमने उन्हें समर्थन दिया उस सरकार में, उसमें समर्थन बहुत लोगों ने दिया। और 89 में तो बीजेपी भी सरकार में थी, वीपी सिंह की सरकार में। ऐसी बहुत सी सरकारें हुई जिसमें इन्होंने भी समर्थन दिया। तो कुल मिलाकर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक ऐसी बेल्ट में हैं जहां जो पूरी तरीके से किसान बेल्ट है, और समाजवादी पार्टी के नेता जिन्होंने बताया कि किसानों से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें और वायदे पूरे नहीं हुए। मुझे लगता है कि इन सवालों को जनता के बीच में ले जाना चाहिए। आप लोग हाथ खड़ा कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं, किसानों से संबंधित कोई बात रखना चाहते हैं क्या? कोई वादा पूरा नहीं हुआ इस सरकार ने किसानों के लिए? क्या कुछ भी नहीं किया? क्या राय है आपकी? खुलकर आप अपनी बात रखिए। इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पिछले 10 साल में चहुमुखी विकास हुआ, किसानों की सभी मांगे पूरी हुई है और गन्ने का भाव भी बढ़ा है। मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के प्रवक्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, हरेंद्र मलिक जी 2 बार सांसद रहे, 3 बार विधायक रहे, उनके पुत्र 2 बार विधायक रह चुके। उनके कोई 5 काम बता दें जो उन्होंने जिला मुजफ्फरनगर के लिए किए हों। उनके पास वोट मांगने के नाम पे कुछ नहीं है, केवल ढकोसलेबाजी कर रहे हैं। चलिए, और कोई कुछ कहना चाहता है? क्योंकि इस बार चुनाव में किसानी की भी बात हो रही है, विकास की भी बात हो रही है, महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर की भी बात हो रही है, और बात माफियाओं को भी लेकर हो रही है कि माफियाओं का साम्राज्य ढह रहा है, माफियाओं का आतंक खत्म हो रहा है। महिलाएं हमारे साथ बहुत सारी उपस्थित हैं, इस पर वो क्या राय रखना चाहती हैं? आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो हाथ उठा सकता है। जी आइए, क्या नाम है आपका? सहयोगिनी मुकेश देवी। आप क्या कहना चाहती हैं या कुछ पूछना चाहती हूँ कि जब मोदी जी का राज नहीं था और हम रहते भी उधर थे जिधर हरेंद्र मलिक जी का राज है, तो मैं ड्यूटी से, मतलब जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, हाँ जी, जो आजकल कांग्रेस से हैं, तो वहाँ पे जब हम ड्यूटी से रात हमें लेट हो जाता था, अगर हम जाते थे अपने घर तो हमारी चुन्नियां भी तक खींच ली जाती थी। आज ऐसा नहीं होता है। मोदी जी के राज में कम से कम औरतें सुरक्षित हैं। और जब हमें डर लगता था कि हम अपने घर फोन करते थे, या तो बच्चों को बुलाए या पति को बुलाए कि हमें अड्डे पे आए और हमें घर ले जाए। अब ऐसा क्यों नहीं है? ठीक है, चलिए, ये महिला सुरक्षा से जुड़ी हुई बात थी और उन्होंने विकास की भी बात की, और आप कह रहे थे कि कोई काम नहीं हुआ किसानों का पूरा, और ये महिलाओं का उनकी तरफ से आया है कि पूर्व की सरकारों में ऐसा क्यों नहीं था। आस्था जी, मैं बहन जी की बात का ऐसा उत्तर दूंगा, अगर आपने रिकॉर्ड पढ़ा हो, 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, आप जानती होंगी, वो सेंटर के अधीन है। 2014 में उसके गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, और अब 4.5-5 साल से अमित शाह जी हैं। वो अखिलेश जी के हाथ में नहीं है, वो राहुल जी के हाथ में नहीं है, वो केजरीवाल जी के हाथ में नहीं है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाथ में है। उनकी रिपोर्ट है, और बहन जी भी देख लें। नहीं, ये कौन से ईयर की रिपोर्ट कोट कर रहे हैं, उसको आप स्पेसिफाई के बारे में बता रहा हूँ। बिल्कुल, उनकी रिपोर्ट 2021 की लास्ट रिपोर्ट, एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लें कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में 0.2% लैंगिक अपराध बढ़े हैं। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, जो निर्णय आप लें, आप देख लें, एनसीआरबी आपकी रिपोर्ट कह रही है कि अपराध बढ़े हैं। रही बात क्या प्रदर्शन में कहते हैं, हिटलर का प्रचार मंत्री था गोएबल,
वो एक बात को 100 बार झूठ बोल देता था। प्रचार का तरीका अलग है। मैं कह रहा हूं, मैं वो बात बता रहा जो आंकड़ों पे है। आप चलिए, और इस बीच हमारे साथ कपिल देव अग्रवाल जी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका बीजेपी से। आप ही का यहाँ पर इंतजार हो रहा था और समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही थी कि एनसीआरबी का आंकड़ा आप उठा करके देखिए तो यूपी में क्राइम अगेंस्ट वुमेन या ओवरऑल क्राइम बढ़ा है और आप लोग माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कह रहे हैं। देखिए, सर्वविदित है, ये जनता यहाँ बैठी है पूरे क्षेत्र की, और आप प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में आप लोगों का मूवमेंट रहता है। परसेप्शन क्या है? समाजवादी पार्टी की सरकार में परसेप्शन क्या था? लेकिन वो तर्क दे रहे हैं, वो एनसीआरबी को कोट। हमारी बात पूछ नहीं। गुंडों का, माफियाओं का संरक्षण हमेशा समाजवादी पार्टी की सरकार में रहा है, और वर्तमान में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सरकार में जिस प्रकार से गुंडों का दमन, गुंडों का सफाया और एक विश्वास सरकार के प्रति जनता के अंदर हुआ है, ये पूरा प्रदेश जानता है, प्रदेश का बच्चा जानता है। यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बेटियां, यहाँ की छात्राएं, यहाँ के व्यापारी, ये मुजफ्फरनगर जहां पर ये लाइव कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर में सरेआम सड़क पे चलती बेटियों के साथ बलात्कार, उनका अपहरण, व्यापारियों का अपहरण, चेतावनी देकर गोली मारना और गोली डेट बता के गोली मारना, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था। आज ये सब चीजें खत्म हो गई हैं। पूरे प्रदेश के अंदर एक संदेश है, और पूरा प्रदेश इस समय पूरी योगी आदित्यनाथ जी की हो, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए हो, एक विश्वास प्रदेश में सरकार के अंदर कायम हुआ है। जवाब मिला आपको? मिल गया। हाथरस भी मेरे याद है, स्वामी चिन्मयानंद भी मेरे याद है, सेंगर भी मेरे याद है, गोरखपुर भी मेरे याद है, और मुजफ्फरनगर में माननीय मंत्री जी एक घटना बता दें। मैं 3 घटनाएं 17 की बात बताऊंगा जो सड़क पे बलात्कार हुए और उनके केसेज में आज तक चल रहे हैं। 2 केस तो पोस्को कोर्ट ने केवल 3 महीने में निपटा दिए। मैं एडवोकेट भी हूं, मुझे सब जानकारी है, और जो इनका जवाब है, मैं चैलेंज से कह रहा हूं, चिन्मयानंद के एफआईआर किसने लगाई? सेंगर सागा मेरा एमएलए था क्या? सेंगर हाथरस के अंदर आज तक किसी हिंदू परिवार में रात को दाह संस्कार होता हो? चलिए, एक जनता के बीच से आवाज आ रही है, एक बार उनकी भी बात सुन लेते हैं। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं इससे संबंधित? आइए, इधर आइए आप भाई साहब, आगे आइए आप। क्या नाम है आप? पार्टी के लोगों ने रामपुर तिराहा कांड कराया है। रामपुर तिराहा कांड जो कराया है समाजवादी पार्टी के लोगों ने कराया है। उत्तरांचल की महिलाओं को यहाँ घसीट के मारा गया है, उनके साथ उनके कपड़े नोचे गए हैं, उन्हें खाने के लिए रोटी नहीं दी गई है। हमारा वो तो मुजफ्फरनगर की जनता, जो साधारण जनता थी, उसने मदद करी है, वरना मुलायम सिंह की सरकार, उन्होंने गोलियां चलवाई हैं। मैडम 2013 में दंगा समाजवादी पार्टी ने करवाया, सबको पता है, पूरे देश को पता है, पूरे विश्व को पता है। 2013 में जो दंगा हुआ था समाजवादी पार्टी ने करवाया है। मैम अंचित कौशिक, मैं मुजफ्फरनगर से ही हूँ। मैं बताना चाहूंगा 2013 के जो दंगे हुए थे उसमें एक क्षेत्र में जो हमारे भाइयों को साथ गलत करते हुआ है, बलात्कार हुए महिलाओं के साथ, इतना बुरा केस है वो हमारी सरकार में हुआ है। रातों रात डीएम एसएसपी के ट्रांसफर, उसके बाद एक क्षेत्र में ब्रेड दूध बटना एक क्षेत्र में, उसके बाद फर्जी मुकदमे जो हमारे भाइयों के साथ हुए हैं वो हमारी सरकार में हुए हैं। मैडम ठीक है, इन सब का जवाब प्रमोद जी देंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है आप? मैडम हिमांशु गोयल। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सिर्फ मात्र तीन केस बताएं कि 3 केस हुए हैं, 3 मुकदमे हुए हैं ना। पहले की जो समाजवादी की सरकार थी इसमें तो नहीं, देखिए मात्र शब्द सही नहीं है। 3 हुए और 2 हुए, 1 हुआ है। जो गलत है वो गलत है। इन्होंने 3 केस कहे ना, उससे पहले कितने लाखों केस हुए हैं। परिवार डरते थे मुकदमे दर्ज कराने में कि कहीं हमारे घर में और ये केस ना हो जाए, और लोग डरते थे इस चीज से, इसलिए मुकदमे नहीं दर्ज होते थे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूर्व की सरकार में तो एफआईआर ही दर्ज नहीं होती थी, अब कम से कम रिपोर्ट दर्ज हो रही है और कार्रवाई हो रही है। प्रमोद जी, एफआईआर दर्ज अगर पुलिस नहीं करती तो 156(3) सीआरपीसी काहे के लिए है? 156 सीआरपीसी में केस आप कोर्ट में दर्ज करा सकते हैं। मैं भैया से पूछता हूँ, क्या न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं है? क्या न्यायपालिका किसी के हाथ? लेकिन मुझे एक बताइए, मान लीजिए कमजोर तबके की महिला जिसके साथ दुष्कर्म हुआ हो, वो पुलिस थाने जाती है, उसको कोई इग्नोर करके भगा देता है, उसको डराता धमकाता है, तो आपको लगता है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के लिए तैयार होती है, या उसको ऐसा करने के लिए भी कहना? समाज से कितने लोग उसके साथ खड़े? मैं पूछता हूँ, अगर एफआईआर दर्ज हो जावे कोर्ट कचहरी में नहीं जाएंगे क्या? आप अपनी बात को खुद ही काट रही हैं। नहीं, मैं काट नहीं रही। दोनों परिस्थितियों में फर्क है, दोनों परिस्थितियों में फर्क है। सड़क पर दुष्कर्म झेल कर आ रही एक महिला अगर थाने से भगाई जाती है तो क्या वो अगले दिन कोर्ट खुलने का इंतजार करे? वो हिम्मत इस बात की ना है। आप आर्गू कर, मैं कहीं आर्ग्यू नहीं कर रही। नहीं, मैं ना एंकर ना कार्यकर्ता, मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रही हूँ और आप उसका तथ्यों के आधार पर जवाब। आपने बुलाया? मैं नहीं, बिल्कुल आया है। आप सभी मेहमान हमारे लिए सम्मानित हैं, लेकिन तर्कों के आधार पर आप मैं तर्कों पे बता रहा हूँ। आपने एक बात कही कि कौन औरत जाएगी अदालत में 156(3) के लिए, तो अगर एफआईआर दर्ज होगी फिर कहाँ जाएगी? फिर कहाँ तय होगा मुकदमा?
वो सेंगर के लिए वो पूरा परिवार मार दिया गया। हाथरस में आप चली गई थी, हिंदू हैं आप भी, कौशिक हैं, ब्राह्मण है, आस्था हमारी श्रद्धा का नाम है। कहीं हिंदुओं में रात में दाह संस्कार होता है? मिट्टी का तेल डाल के हाथरस की दलित बेटी को रात में फूंक दिया गया। आपने कभी पूछा उनसे ऐसा क्यों हुआ? पूछा योगी आदित्यनाथ जी से ऐसा क्यों हुआ? क्या ये जनतंत्र है? क्या इसीलिए हमारी चौथा खंबा है ये प्रेस का कि निष्पक्ष बात रखें? देखिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आपने अपनी पूरी बात रखी, लेकिन ये तमाम विपक्षी पार्टियां, चाहे बाई इलेक्शंस हो, निकाय इलेक्शंस हो या असेंबली इलेक्शंस हो, ये लोग ऐसा लगता है कि चुनाव भाजपा से नहीं मीडिया से लड़ रहे हैं। आपके पास सारे फोरम्स है, आपके पास विधानसभा है, आपके पास संसद है, आपके पास सड़क भी है। उठाइए, आवाज लेकर जाइए। किसने आपकी आवाज को दबाया है? आप मीडिया से उम्मीद करते हैं कि मीडिया विपक्ष की भूमिका निभाएगा? जी देखिए, मैं अपनी बात को दोबारा उसी को विषय पे आता हूँ। 2017 से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इस प्रदेश की जनता ने दोबारा उनको मुख्यमंत्री चुना, तो किसी जबरदस्ती दबाव तो नहीं बनाया गया दोबारा मुख्यमंत्री। और नरेंद्र मोदी जी को भी लेकिन दोबारा चुना गया, इस पर भी सवाल आते हैं कि ईवीएम हैक हो जाती है, और इस बार तो ईडी और सीबीआई वो पहले से ही सवालों के घेरे में। अब ये तो ठीक है, जब ये चुनाव जीते हैं, यानी जहां जहां चुनाव जीते तो वहां ईवीएम हैक नहीं हुआ, जहां हम चुनाव जीते वहां ईवीएम हैक हो गया। इसी प्रकार से ईडी की बात होती है, जब अन्य लोगों पर कार्रवाई होती है तब ये इनको आपत्ति नहीं होती, जब इनके लोगों पर कार्रवाई होती है, पैसा पकड़ा जाता है, दुनिया भर की इनकी छापे पड़ते हैं, तब इनको आपत्ति होती है। यानी जो चीज चितवीन की पटवीन की, जनता क्या सोचती है? आप जनता के चैनल हैं, आपको जनता को दिखाने के लिए आप कवरिंग कर रहे हैं। प्रदेश की जनता क्या विचार करती है? अब जनता से पूछिए, जनता में आज संदेश क्या है? योगी जनता की तरफ से हाथ भी उठ रहा है। आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, आइए आगे आ जाइए। आप आगे, महिलाओं की तरफ से भी आवाज आनी चाहिए। आप लोगों में से केवल एक ही बोली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक शर्मा जी। किससे सवाल है आपका? समाजवादी से। क्या सवाल है? आपने बोला क्या नाम मुकदमा हो जाता था, पहले मुकदमा पुलिस का प्रशासन का आप ट्रांसफर करवा देते, मुकदमा कैसे हो जाता था? मंजिल सैनी का ट्रांसफर हुआ दंगे से पहले, आप लोगों ने तो कराया, नहीं तो दंगा बढ़ जाता। अब बात रही उसकी, मैं सारी बात, मेरी कम उम्र कम तजुर्बा ज्यादा है। आज के टाइम में युवाओं की बात करती, पहले कहीं भी आप देख रहे थे, कभी आप बोलते हो राम मंदिर के बारे में, कभी किसी बारे में कोई जो कार्य होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आप बोलते हो ये चीज गलत है, वो चीज गलत। आज के टाइम में हमारे प्रधानमंत्री जी जा रहे, दूसरे देश के प्रधानमंत्री जी स्टेज पर आ रहे और हमें जय श्री राम कहलवा रहे। ठीक है, आप क्या कहना? एक सेकंड। मैं पेशे से अध्यापक हूँ और चौधरी छोटूराम की मूर्ति के नीचे बैठा हूँ। मान रहा हूँ सरकार बहुत अच्छी चला रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक बात का ध्यान दीजिए कि जिन कर्मचारियों से आप सरकार चला रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों से चला रहे हैं, आप उनके हाथ पैर काट देंगे। ये आप पेंशन की बात कर रहे हैं? पेंशन की बात कर रहे हैं, आप उनके हाथ काट देंगे। इसरो में एक सेकंड, सबको मौका मिलेगा, इनको बात। आप इसरो के वैज्ञानिक की कसम खा के देश को आज सबसे टॉप पे ले जाया गया है। इसरो के वैज्ञानिक रात दिन काम कर रहे हैं। किस तरह आप ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हैं? हाँ, यही मांग है आपकी। ठीक है, आप मेरी बात सुनिए पहले। मैं समझ गई सर, सबको थोड़ा मजबूरी बात 10 सेकंड। आप मेरे इसरो के वैज्ञानिक कर रहे हैं, आज उनकी पेंशन नहीं है, पेंशन। और ये लोग बात कहते हैं कि अमृत काल चल रहा है, सरकार आंकड़े छुपा रही है। 2014 से 24 तक कितने लोगों को इन्होंने सरकारी रोजगार दिया, ये बताए। रोजगार का मुद्दा, ओल्ड पेंशन का मुद्दा, और मैडम मैं लॉ एंड ऑर्डर पे बात करूंगा। हमारे सपा के जो प्रवक्ता आए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि बड़े आराम से कहीं भी आप FIR करवा सकते थे, तो मैं कहना कोर्ट का रास्ता खुला। कोर्ट का रास्ता हमेशा खुला था, इनके जमाने में भी खुला था, लेकिन कोई जाता नहीं था मैम। और जिस DSP शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी की LMG पकड़ी थी, उस पर फेक केस लगाकर उनको पुलिस की कस्टडी में उनको जेल करवाई, उनकी नौकरी छिनवाई, और आज वो रो कर बयान करते हैं अपना दर्द। इनके मन में कोई सहानुभूति है, या सिर्फ जो गैंगस्टर लोग हैं उन्हीं के लिए इनके मन में सहानुभूति आती है? ठीक है, चलिए इस सवाल का जवाब उसके बाद में आ रही हूँ। रोजगार और ओल्ड पेंशन जी, मुख्तार अंसारी को लेकर उन्होंने कहा कि कितने ही ऑफिसर्स के करियर बर्बाद कर दिए गए इसी न्यायपालिका और गवाहों और फैक्ट्स और सबूतों को तोड़ मरोड़। मुख्तार अंसारी की जहां तक बात है, वो कभी समाजवादी पार्टी में नहीं रहे, आपको मालूम होगा ना, हमारी पार्टी से कभी MLA रहे। अगर इनकी नॉलेज हो तो मुझे एक बार बता दे, कभी हमारी कोटा किसने हटाया था उस वक्त, किसकी सरकार थी प्रमोद जी? गलत कानून को हटाना, आपके बुथ पे तो आप नहीं बोली कि कह रहे क्या सपा के में हो, बताओ आप।
मैंने आपसे पूछा, मुख्तार अंसारी पर पोटा लगा था, उस वक्त किसकी सरकार थी? पोटा तो केंद्र का कानून है, बिना राज्य सरकार के दखल के नहीं हटता। बताऊंगा मुख्तार अंसारी पे मैं एक बात बता रहा हूं आपको। बहुत अच्छा प्रश्न किया भैया ने। मुख्तार अंसारी सबसे पहले कृष्णानंद राय हत्या में फंसे और कृष्णानंद राय की हत्या का नंबर 1 मुलजिम मुख्तार अंसारी और नंबर 2 अभय सिंह। और अभय सिंह को कहां लिया बीजेपी ने? अपनी राज्यसभा में वोट लेके जेड श्रेणी दी। 1 हफ्ता हुआ है उस अभय सिंह को। आप जानती हो अभय सिंह को? अयोध्या से एमएलए है, अभी लिया नहीं। मर्डर में था नहीं कृष्णानंद राय के, पता नहीं ये लोग जानते नहीं जानते। उस आप भी जानती है नहीं जानती, उस अभय सिंह को शामिल किया, जेड श्रेणी दी इनकी सरकार ने। 1 हफ्ता हुआ। बताइए किस प्रकार का मैसेज जा रहा है? नहीं, जो प्रमोद जी नहीं, अब सारा विषय मुख्तार अंसारी को लेकर के हो रहा है और मुख्तार अंसारी अपराधी दुनिया का बादशाह था। लगातार उसके समय में किसी प्रकार के कांड हुए, कितने अपहरण हुए, कितनी हत्याएं हुई, उसी के कारण से लगातार वो जेल में था और जेल में सामान्य उसकी मौत हुई है। उसको लेकर कल ही अखिलेश यादव ने आपत्ति, यानी उनका कौन सा प्रेम अखिलेश यादव जी का मुख्तार अंसारी के साथ है? अब उसकी सामान्य मृत्यु उसकी हुई है, उसकी जांच के लिए टीम भी गठित हुई है, उसके बावजूद अखिलेश यादव जी कौन सा प्रेम है उनका जो अखिलेश यादव जी उसकी मृत्यु पर आपत्ति कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, लगातार उस पर सरकार के ऊपर प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। इनका कहीं ना कहीं गलबैया वो लगातार रही। समाजवादी पार्टी बसपा का गठबंधन लगातार पिछली बार भी चुनाव लड़ा, उससे पहले भी। इस बार तो बहन जी अकेले मैदान। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, अकेले मैदान में समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन है। ये एक प्रकार के मुसेर भाई हैं और लगातार एक दूसरे को संरक्षण देने का काम करते हैं। और जो भैया का विषय था सरकारी नौकरी का, मैं उस पर आना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार में एक ही वर्ग के लोगों को लगातार नौकरी देने का काम होता था। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 6.5 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी में एक भी पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई भाई भतीजावाद नहीं हुआ, किसी मंत्री किसी विधायक का कोई परिवार का व्यक्ति सिफारिश की नौकरी पाया तो एक नहीं। लेकिन क्या होता है ना, जब नौकरी की भर्ती के पेपर निकलते हैं वो पेपर लीक हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, सब नहीं है, उन पर कार्रवाई होती है। देखिए सिस्टम अगर तरह से जो स्टूडेंट सालों साल से तैयारी कर रहे हैं, हाँ उनका भविष्य सारा सिस्टम, हर व्यक्ति के ऊपर पुलिस की कमांड नहीं हो सकती, लेकिन जिसने ऐसा किया उस पर कार्रवाई हुई है, उसको संरक्षण नहीं हुआ है, उस पर एनएसए लगी है, उस पर मुकदमे कायम हुए, वे लोग जेल गए, उस पर कार्रवाई हुई है। तो समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को जो संरक्षण देने का काम करती रही, भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने का काम नहीं करती। ये आप भी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। हमेशा उन लोगों को कार्रवाई हुई है, एनएसए उनके ऊपर लगी है, उन पर मुकदमे कायम हुए, लोग जेल गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी पे संरक्षण देने का काम नहीं किया। जनता मैं एक सेकंड आई सर आपके पास, इनका सवाल आइए। क्या नाम है आप? नाम मेरा सुमित मलिक है। हमारे बहुत अच्छे, स्माइल इतनी अच्छी लगती है, हम खुश हो जा, दिल खुश हो जा। लेकिन तो थोड़े से मेरे सवाल है, पूछिए जरूर। माननीय मंत्री जी ये बतावे, भारतीय जनता पार्टी में जब वीआईपी कल्चर खत्म क्यों नहीं हो रहा? आज सारे जितने भी पदाधिकारी बीजेपी के हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री जितने सुंदर हैं, हम उनके दिल की गहराई जो धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम सब सुरक्षित है, भाई बहन सब सुरक्षित है, कोई चोर चुकट्टा कोई नहीं पा रहा, सबके पांव में गोली लग रही। पर लेकिन वीआईपी गनर सारे क्यों ले घूम रहे बीजेपी के नेता? किससे डर रहे? ऐसा कौन सा काम कर रखा जो इन्हें 500 गनर, जेड सुरक्षा, वायु सुरक्षा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 10,000 सुरक्षा कर्मी बिना बात के घूम रहे? अगली बात सुनो, मुजफ्फरनगर एनसीआर क्षेत्र में आता है। एनसीआर क्षेत्र में हम जीने का अधिकार रखते हैं, वोट जब गिरेगा हम जब जिंदा रह गए। यहाँ तो पन्नी फूक फूक के बीजेपी के सब नेताओं की सेटिंग पता नहीं कौन सी तो हो रही, किसके संरक्षण में चल रहा, वे बताओ कद को कार्रवाई होगी। मैं दिल की कार्रवाई जो धन्यवाद। एक सेकंड सुन लो जी, 10 सेकंड योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई, दिल की कार्रवाई सुनकर धन्यवाद करता हूँ। लेकिन यहाँ जिसे टैक्स पे करने वालों को पता किसे योजना मिल रही? 10-10 लाख रुपए का अनुदान किसी यंत्र दिया गया लघु सीमांत किसानों के लिए। यहाँ बीजेपी के पता सरकारी योजना आप तक नहीं पहुँच रही, भ्रष्टाचार, 2 करोड़ 30 लाख अधिकारियों का भ्रष्टाचारी, 2 करोड़ 30 लाख रुपए का आदेश हो गया, रिकवरी नहीं ली गई। शौचालय घोटाला माननीय प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन में 2 करोड़ 51 लाख 60 हजार में। बहुत सारे आरोप ये है कि बहुत सारे लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला और वो पैसा भ्रष्टाचार का शिकार हुआ। ठीक है, आप बोलिए, उसके बाद मैं जाऊंगी नेताओं के। मैडम, मेरा सरकार मंत्री जी से और विपक्ष से भी एक प्रश्न है। हम लोग सभी सैनिकों की बात करते हैं, अग्निवीर योजना लागू हुई, जिसका मुझे लगता है सभी नौजवान जो है विरोध कर रहा है। थोड़ा सा हम लोगों का एक प्रश्न है कि पुरानी पेंशन का जो मुद्दा है, ये बड़ा विकराल रूप इस देश में ले चुका, क्योंकि मुझे लगता है कि हर वर्ग इस मुद्दे के साथ में है। हम मंत्री जी से एक चीज पूछना चाहते हैं, बस एक प्रश्न पूछना चाहते हैं।
जब भी प्रश्न आता है कि आर्थिक बोझ सरकार के ऊपर है, इस पुरानी पेंशन का सरकार झेल नहीं सकती, हम लोग एक प्रश्न करते हैं, जब तक हम लोगों की पुरानी पेंशन का बोझ सरकार नहीं झेल सकती, तब तक सभी एमपीओ के सांसदों का बोझ भी बंद कर दें, सबकी पेंशन बंद कर दी जाए, ताकि ये सुझाव आया है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में अभी तक कोई कमेंट नहीं कर पाए हैं, तो मैं आपसे ओवरऑल एक सवाल पूछ देती हूँ। सबसे पहले तो सियासी सवाल, कल प्रधानमंत्री मोदी की रैली है और सबको उम्मीदें हैं कि पीएम जब यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैली करेंगे तो उससे बड़ा संदेश जाएगा। एक माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश भी इस चुनाव में मुद्दा बनता दिख रहा है, लॉ एंड ऑर्डर जैसी परिस्थिति। तो क्या लग रहा है आपको, प्रधानमंत्री मोदी की रैली, सरकार का गुड वर्क, गुड गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, 400 पार जैसा बड़ा लक्ष्य और दूसरी तरफ INDIA का बिखराव? देखिए, एक जो सबसे बड़ी चीज मैं मानता हूं जो हमारे राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि प्री राम मंदिर मूवमेंट और उसके बाद के जो आफ्टर राम मंदिर मूवमेंट, बहुत बड़ा परिवर्तन एक राजनीतिक परिदृश्य में हुआ है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी का जो मैं मानता हूं आधार, वही आधार है। ये जरूर है कि मोदी जी आ रहे हैं तो ठीक है, हर राजनीतिक दल जो है अपनी रैलियां करता है और इनके पास स्टार प्रचारक हैं एक तरह से मोदी जी, तो मोदी जी का एक अलग प्रभाव भी रहना है। और मोदी जी का निश्चित रूप से ये तो है कि एक मैसेज जाएगा पूरे वेस्ट यूपी में। और ये एक सबसे बड़ी चीज इस बार अलग होगी कि इस बार जयंत चौधरी भी उनके साथ होंगे मंच पे, और वेस्ट यूपी की जो बेल्ट है इसमें एक बड़ा प्रभाव इन दोनों पार्टियों का है। तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से इसका प्रभाव होगा। इसके मुकाबले में विपक्ष के पास कितना बड़ा स्टार प्रचारक कोई है जो इसकी काट कर सकता है? मायावती जी हैं। लेकिन चुनावों में आप जातिगत समीकरणों को भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप मुजफ्फरनगर को उठाकर देखिए तो यहाँ पे 57% से ज्यादा अगर हिंदू आबादी है तो 41% से ज्यादा मुस्लिम आबादी भी है। सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो जाट और मुस्लिम फैक्टर, ये कॉम्बिनेशन बना करके उसको केटर करने में लगा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस जोन में मतलब कमजोर टक्कर है या बहुत हल्का INDIA की तरफ से है। नहीं, मैं ये मानता हूं कि मुजफ्फरनगर एक ऐसी जो मैं बात कर रहा था कि राम मंदिर मूवमेंट के बाद अभी तक सिर्फ एक चुनाव ऐसा हुआ है जब सईदुज्जमा यहां से जीते कांग्रेस के टिकट पे, उसके बाद से लगातार बीजेपी जीतती रही है। पिछले दो चुनाव में संजीव बालियान यहाँ पे MP चुने गए हैं, मुनव्वर हसन भी जीते एक बार। हाँ, तो ये एक ऐसा है कि चुनाव का परिदृश्य इस समय के उसी आधार पे चुनाव लड़ने जा रही है बीजेपी। पिछला चुनाव एक अलग तरह का चुनाव था जिसमें चौधरी अजीत सिंह सामने थे और उससे बड़ा कैंडिडेट कोई हो नहीं सकता था। बिल्कुल उनको हरा दिया था संजीव बालियान। उनका हारना एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आज इस बार जो RLD का बीजेपी के साथ गठबंधन होना, वो एक परिवर्तन कहीं ना कहीं उसमें नजर आएगा। यही सवाल मैं लिए चलती हूँ प्रमोद जी के पास। प्रमोद जी, अब बताइए वेस्ट यूपी की डगर इस बार कितनी आसान, कितनी मुश्किल आपके गठबंधन के लिए, क्योंकि ये बात तो सच है कि अब वो RLD फैक्टर भी आपके साथ नहीं है। ऐसा है आस्था जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में INDIA गठबंधन जीतेगा और बहुत अच्छा समीकरण है। मैं किसी के कमेंट्स की जवाब व्यक्तिगत नहीं दूंगा। राम मंदिर सबका है, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से बना और किसी देश एक पार्टी का उसके बाद किया। लेकिन दो बात मैं कहूंगा, हमारे माननीय मंत्री हमारे मित्र भी हैं, छोटे भाई हैं, मैं इनका बहुत प्रशंसक हूं। इन्होंने एक बात कही, गुंडा मुक्त प्रदेश। ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है? हमारी महिला पहलवान जो देश के लिए पदक जीत के आई, एक खास जाति से भी संबंधित है, उनके लिए वहां जंतर मंतर पर। ठीक है, अब मेरे पास लास्ट 1 मिनट का वक्त है। लास्ट 1 मिनट, हाँ, मैं यही सवाल उनके पास रख देती हूँ। ये क्लोजिंग कमेंट भी होगा, मुझे शो खत्म करना है। ये सारे सवाल आपने सुने जी। देखिए, इसके अलावा हम थोड़ी बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कितने विकास कार्य हुए। अब थोड़ा और भी बहुत सारे विषय हैं। कितने विकास कार्य हुए, सड़कों का कितना बड़ा जाल बिछा है, एयरपोर्ट कितने बने, 7 एयरपोर्ट, 5 एयरपोर्ट इंटरनेशनल उत्तर प्रदेश के अंदर और 7 एयरपोर्ट वर्किंग में है लगातार। सड़कों का कितना बड़ा जाल बिछा है, 24 घंटे बिजली शहर के अंदर, 18 घंटे बिजली गांव के अंदर। किसानों का पूरा बिजली का ऋण माफ, बिजली का जो बिल है उसका माफ करने का काम किया। ये सब चीजें जो लगातार प्रदेश के अंदर हुई हैं, ये प्रदेश की जनता इन सब बिंदुओं के ऊपर वोट देने वाली है। ये सब चीजें लगातार ये रिपीट कर रहे हैं।
कुल मिलाकर बीजेपी अपने विकास की योजनाओं और विकास कार्यों के भरोसे है। लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाया गया है, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष वहां पर सेलेक्टिव होने का आरोप सरकार पर लगा रहा है। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुजफ्फरनगर की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी, आप बने रहिए हमारे साथ।